हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन रैंक बूस्टर सीरीज। तो इस सीरीज का ये फिफ्थ लेक्चर है और इसमें हम लोग सीएफएससी कैलकुलेशन के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जो हो सकता है यही क्वेश्चन या इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने को अप्रैल अटेम्प्ट में जेईई मेन के पेपर में दिखे। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSC एंड मैग्नेटिक मोमेंट spin only of an octahedral aqua complex of a metal ion Mz plus R minus 0.8 delta O and 3.87 Bohr magneton respectively. Identify Mz plus। अच्छा, यहाँ पे देखो अपने को स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे दिया है, देखो म्यू एच का वैल्यू दिया है और यहाँ पे CFSC का वैल्यू दिया है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का। और अपने को मेटल को आइडेंटिफाई करना है। मेटल पे चार्ज जो है वो भी नहीं दिया है, जेड प्लस बोला है। तो मेटल आइडेंटिफाई करने के लिए देखो सबसे पहले जो भी यहाँ पे दिए हैं चारों मेटल, सबका क्या करो, CFSC कैलकुलेट करो। देखो CFSC तो कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले ये चेक करो कि किसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है 3.87 आ रहा है। अच्छा, 3.87 मैग्नेटिक मोमेंट के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 3। तो सबसे पहले इन सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो। और देखो एक्वा कॉम्प्लेक्स है, तो मेटल के साथ जो भी है, मेटल के साथ एज एलिगेंट कौन है? वाटर। तो वाटर जो होता है, यहाँ पे सभी मेटल जो भी दिए हैं सब मेटल के लिए वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं कराएगा। अच्छा, यहाँ पे Mn4+ के लिए जो वाटर है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा। देखो SFL की तरह काम करेगा क्योंकि मैग्नीज पे 4+ है। बाकी सबके लिए तो पानी वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। तो सबसे पहले क्या करो ना, यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो देखो कि किसका मैग्नेटिक मोमेंट 3 आने वाला है, सॉरी किसका मैग्नेटिक मोमेंट 3.87 आने वाला है। तो अगर देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट इतना आएगा। तो सबसे पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। अगर क्रोमियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 3d3 होता है। तो देखो इसका भी अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 आ रहा है। वेनेडियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा? 3d2। और यहाँ पे मैग्नीज 4+ जो है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो 3d4 हो जाएगा। और यहाँ पे कोबाल्ट 2+ में देखेंगे तो 3d7 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लिए। अब अपने को पता है कि क्रोमियम 3+ का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होगा और 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट तो 3.87 आ सकता है इसमें। ऐसे ही जो वेनेडियम 3+ है, वेनेडियम 3+ में 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ रहा है 3d2। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरोगे तो देखो दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट कभी 3.87 नहीं आ सकता है, तो इसको इग्नोर कर दो यहाँ से, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है। और जो कोबाल्ट 2+ है, इसमें देखो 7 इलेक्ट्रॉन है और पानी यहाँ पे तो कोबाल्ट 2+ के लिए वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, WFL। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन अगर भरोगे तो चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा, वो जंप कर जाएगा इजी में। तो यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए, छठा हो गया, सातवां हो गया। तो यहाँ पर भी अपने को 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। मीन्स इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो सकता है? 3.87 हो सकता है। तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, फर्स्ट भी ऑप्शन बन सकता है। अच्छा, जो थर्ड है वो तो कभी ऑप्शन बनेगा नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे पानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा और 3 इलेक्ट्रॉन के बाद चौथे इलेक्ट्रॉन को पेयर करा देगा। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा 2। तो मैग्नेटिक मोमेंट 2 पॉइंट समथिंग आएगा इसका, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.87 तो नहीं आएगा। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखो यहाँ पे आगे बोल रहा है जो CFSC का वैल्यू है वो -0.8 ऑफ ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी है।
तो यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में अगर सी एफ एस सी कैलकुलेट करते हो तो सी एफ एस सी कैसे लिखते हैं? सी एफ एस सी, देखो जो बेरी सेंटर होता है उससे ऑक्टाहेड्रल के केस में इसका एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन -0.4 ऑफ डेल्टा ओ से घट जाता है, और जो इजी में इलेक्ट्रॉन जाता है उसका पर इलेक्ट्रॉन डेल्टा, सॉरी, पर इलेक्ट्रॉन 0.6 ऑफ डेल्टा ओ से एनर्जी बढ़ जाता है जो इजी में इलेक्ट्रॉन जाता है। तो सी एफ एस सी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो टी टू जी में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इंटू पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी कितने से डिक्रीज होगा? -0.4 ऑफ डेल्टा ओ, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा -1.2 डेल्टा ओ। और क्वेश्चन में देखो कुछ और ही दिया है सी एफ एस सी, मीन्स ये तो ऑप्शन नहीं होगा, तो अपना आंसर आ गया फोर्थ। अगर इसको चेक करना चाहते हो तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो अगर टी टू जी और इजी में देखेंगे तो हाफ फील्ड है, तो सॉरी ऐसे समझा रहा हूँ, जैसे टी टू जी में अगर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन लेते हो और इजी में हाफ फील्ड, मतलब टी टू जी का 3 इलेक्ट्रॉन और इजी का 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल कर देगा सी एफ एस सी को। तो टी टू जी में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 2, और 2 इलेक्ट्रॉन, और पर 2 इलेक्ट्रॉन है, और पर इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइजेशन आएगा -0.4 ऑफ डेल्टा ओ से। तो टोटल कितना सी एफ एस सी आ जाएगा? सी एफ एस सी का वैल्यू आ गया कि नहीं? -0.8 ऑफ डेल्टा ओ। तो ऐसे हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेशन कम करके। देखो अगर पूरा अगर कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो पूरा इसको तरीके से लिख सकते थे कि देखो टी टू जी में कितने इलेक्ट्रॉन है? टी टू जी में इलेक्ट्रॉन है 5, इंटू पर इलेक्ट्रॉन सी एफ एस सी कितने से घटेगा, मतलब पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी कितने का डिक्रीज आ रहा है? -0.4 ऑफ डेल्टा ओ, प्लस इजी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और पर इलेक्ट्रॉन जो डीस्टेबलाइजेशन आता है, मतलब एनर्जी जो बढ़ जाता है, उसका वैल्यू होता है 0.6 ऑफ डेल्टा ओ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ये हो गया -2 ऑफ डेल्टा ओ प्लस 1.2 ऑफ डेल्टा ओ। इसको ऐड करो तो आएगा -0.8 ऑफ डेल्टा ओ। तो यहाँ से देखो हम लोग ऊपर ऐसे टाइम बचा सकते हैं, जो ऊपर वाला कैलकुलेशन किए थे कि टी टू जी और इजी में अगर हाफ फील्ड हो, मतलब टी टू जी के 3 इलेक्ट्रॉन ले लो तो इजी के 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा सी एफ एस सी का वैल्यू, क्योंकि टी टू जी के वजह से जितना स्टेबलाइजेशन आएगा इजी के वजह से उतना डिस्टेबलाइजेशन आ जा रहा है। और ऐसे ही अगर फुली फील्ड होता, टी टू जी और इजी फुली फील्ड होता तो भी सी एफ एस सी का वैल्यू 0 आता। उस केस में कोई क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन नहीं होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विच विल एग्जिबिट सिनर्जिक बॉन्डिंग एमंगस्ट CrCO6, MnCO5 एंड Mn2CO10 इज। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कितने कॉम्प्लेक्सेस सिनर्जिक बॉन्डिंग शो करेंगे, और सिनर्जिक बॉन्डिंग हमने लेक्चर 4 में डिटेल से पढ़ लिया है कि कौन सिनर्जिक बॉन्डिंग शो कर सकता है। तो देखो जब भी मेटल कार्बोनिल से कनेक्ट हो, या फिर N2 से, या Cn से, या फिर ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, या फिर ट्राई अल्काइल फॉस्फीन हो सकता है, ये सब देखे थे कि नहीं? तो जब भी मेटल इनसे कनेक्ट होगा, सेंट्रल एटम ऐसे लिगेंड से कनेक्ट होगा, या फिर H2 ले लो, H2, तो वहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग होता है। समझे? सेंट्रल एटम बैक डोनेशन करता है लिगेंड को, पाई बॉन्ड बनाता है, पार्शियल पाई बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट लिगेंड कौन था? कार्बोनिल। समझ गए? कार्बोनिल में सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और ये बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो देखो जो भी मेटल कार्बोनिल है सारे के सारे सिनर्जिक बॉन्डिंग शो करेंगे, तो यहाँ पे भी सभी के सभी सिनर्जिक बॉन्डिंग शो करेंगे। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कितने हैं? 3। पूरा डिटेल से इसका हमने वीडियो में बताया है कि सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होता है, कैसे शो करते हैं। लेक्चर नंबर 3 में या 4 में देख सकते हो। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल्स इन देयर complexes
आर कॉमन व्हेन लिगेंड्स। तो देखो, जो मेटल होता है, मेटल पे लो ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन कब होता है? जब कभी लिगेंड, जैसे मान लो कार्बोनिल, मेटल के साथ सिनर्जिक बॉन्डिंग करे तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाता है मेटल पे। इवन निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ जाता है सिनर्जिक बॉन्डिंग अगर होता है तो। देखो होता क्या है, जैसे मान लो जो कार्बोनिल है अपना सिग्मा बॉन्ड डोनेट किया, तो मेटल का जो फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, मेटल का जो फील्ड डी ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मेटल भी क्या करता है, लगे हाथ सीओ को अपना अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, और सीओ के एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, समझे? तो यहाँ से एक बैक डोनेशन हो जाता है, और बैक डोनेशन होने की वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, मतलब पार्शियल पाई बॉन्ड आ जाता है यहाँ पे, पार्शियल पाई बॉन्ड। तो पार्शियल पाई बॉन्ड आने से देखो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, बॉन्ड का बढ़ जाता है। इसीलिए मेटल पे अगर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाए या फिर माइनस निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ जाए तो ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल होते हैं, समझे? और पूरा सिनर्जिक बॉन्डिंग अगर समझना है तो इसे प्रीवियस वाले लेक्चर में चले जाओ, पूरा डिटेल से बताया गया है। चलो, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आर हैविंग गुड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव गुड पाई एक्सेप्टिंग कैरेक्टर। तो लिगेंड में क्या कॉमन दिखता है, लिगेंड के पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है या वैकेंट वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, कोई सा भी वैकेंट ऑर्बिटल होता है जिसमें लोन पेयर एक्सेप्ट करता है सेंट्रल एटम से। तो यहाँ पे हैव गुड पाई एक्सेप्टिंग कैरेक्टर, और लोन पेयर एक्सेप्ट करता है तो देखो पहले तो सिग्मा बॉन्ड बन चुका था यहाँ पे मेटल और लिगेंड के बीच, तो दूसरा बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड बनता है, तो इसलिए बोल रहे हैं हैव गुड पाई एक्सेप्टिंग कैरेक्टर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है FeCl6, यहाँ पे 6 रहेगा, 3 माइनस, शुड बी एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इग्नोरिंग द पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी को क्या करना है, इग्नोर कर देना है। द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर दिस कॉम्प्लेक्स इज। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है इसका CFSE वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है, +3, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा आर्गन 3d5। तो इसका CFSE वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे स्प्लिटिंग करा के इलेक्ट्रॉन भर दो, और 5 इलेक्ट्रॉन भरने का क्या तरीका है, 1 2 3। अब देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है साइनाइड, तो पेयरिंग करा देगा, ये चौथा इलेक्ट्रॉन हो गया, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखो CFSE वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, तो CFSE वैल्यू, तो देखो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन T2G में है, और पर इलेक्ट्रॉन T2G में आने से कितने से एनर्जी डिक्रीज होता है, -0.4 ऑफ डेल्टा O। तो यहाँ से देखो, देखो पेयरिंग एनर्जी को इग्नोर कर देना है, यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग कराने में एनर्जी खर्च हो रहा है तो उसको इग्नोर कर देना है। अगर देखो, अगर इग्नोर नहीं करते तो फिर डिजनरेट ऑर्बिटल से कंपेयर करते हैं। डिजनरेट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे होता, और यहाँ पे एक्स्ट्रा पेयर बन गया है 2, तो यहाँ पे 2 पेयरिंग एनर्जी लिखते हैं। जो एक्स्ट्रा पेयर बन गया है 2 पर पेयर कराने में कितना एनर्जी लग रहा है उसी को बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। लेकिन इसको इग्नोर कर देना है, इसको क्या मान लेना है, 0। तो यहाँ से आंसर क्या आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा O। तो यहाँ से इसका वैल्यू बोल रहा है, देखो माइनस लगा दिया ऑलरेडी, और यहाँ पे डेल्टा O लिखा है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर द फॉलोइंग मेटल कॉम्प्लेक्सेस इज। यहाँ पे देखो 3 मेटल कॉम्प्लेक्स दिया है ABC, और बोल रहा है जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसको कैसे समझेंगे। यहाँ पे मान लो T2G का सेट है और ये EG है, तो अगर कोई T2G में इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, लाइट से आने वाला जो फोटोन है, लाइट के एक पार्टिकल को क्या बोलते हैं, फोटोन। तो जो फोटोन का एनर्जी है H न्यू, उसको एब्जॉर्ब करेगा,
और यहाँ T2G से Eg में जम कर जाता है, तो Eg में जम कर जाएगा और इसी को बोलते हैं डी ट्रांजिशन हो रहा है। तो देखो यहाँ से T2G से Eg में जाने के लिए इसको जो एनर्जी चाहिए वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, मतलब ऑक्टाहेड्रल के केस में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आ रहा है उतना एनर्जी चाहिए इस फोटोन से। तो देखो जिस जिस यहाँ पे जो लिगेंड ज़्यादा स्प्लिटिंग कराएगा या बोलो जिस कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा स्प्लिटिंग होगा उस केस में ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। मतलब एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रहा है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्लिटिंग आ रहा है, स्प्लिटिंग एनर्जी। और ये होता है स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड करेगा लिगेंड पे और सेंट्रल एटम पे। तो अपने को सिर्फ ये चेक कर लेना है कि इसमें स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है, स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा तो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। तो यहाँ पे देखो अगर चेक करेंगे तो तीनों केस में सेंट्रल एटम एक ही है निकल, और निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रहा है तीनों केस में। तो फिर सेंट्रल एटम से डिसाइड नहीं कर सकते हैं CFSC कि किसका ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। फिर क्या करते हैं लिगेंड से चेक करो। तो यहाँ पे देखो ईएन है और यहाँ पे ईएन बाइडेंटेड लिगेंड है तो यहाँ पे तो रिंग बना होगा और यहाँ पे तीन तीन रिंग बना है। तो यहाँ पे देखो CFSC कुछ आएगा और इस केस में अमोनिया है, 6 अमोनिया एज ए लिगेंड काम कर रहा है। तो यहाँ पर CFSC फर्स्ट और ए और बी को कंपेयर करेंगे तो ए का CFSC ज़्यादा आएगा एज कंपेयर टू बी, क्योंकि देखो दोनों में डोनर एटम तो नाइट्रोजन है लेकिन ए में जो ईएन है वो रिंग बनाता है। यहाँ पे ईएन जो है बाइडेंटेड लिगेंड है तो ईएन क्या करेगा, रिंग बना लेगा। देखो ऐसे कनेक्ट होगा ना ईएन, तो ईएन के केस में रिंग बन रहा है जिसके वजह से स्टेबिलिटी और आएगा। तो ए का जो CFSC आएगा वो ज़्यादा आएगा बी से। और देखो सी को देखेंगे तो यहाँ पे तो H2O एज ए लिगेंड काम कर रहा है और पानी जो होता है वीक फील्ड लिगेंड होता है तो इसका CFSC तो और कम आ जाएगा। हाँ, जो सी है उसका CFSC क्या आ जाएगा और कम आ जाएगा। तो कंपेयर करेंगे तो देखो जिसका CFSC ज़्यादा वो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। मीन्स सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करेगा, ए, उससे कम बी और उससे कम सी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए सबसे ज़्यादा, उससे कम बी, उससे कम सी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन ड्यू टू क्रिस्टल फील्ड। यहाँ पे अपने को बताना है कि CFSC के वजह से मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन किस में आ रहा है। तो सबका CFSC कैलकुलेट कर लो फिर देखो किसका CFSC ज़्यादा है। यहाँ पे देखो फर्स्ट में देखेंगे तो TiH2O का होल 6 है, टाइटेनियम पे 3+। अच्छा टाइटेनियम पे 3+ है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 3D1, आर्गन तो रहेगा ही, आर्गन 3D1। तो यहाँ पे देखेंगे CFSC तो T2G में एक इलेक्ट्रॉन है तो CFSC का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका CFSC आ जाएगा पर इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन है तो -0.4 ऑफ डेल्टा ओ आ जाएगा। यहाँ पे सेकंड के केस में चेक करेंगे तो इस कोबाल्ट है, कोबाल्ट 2+, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 3D7। और 3D7 के केस में CFSC कैलकुलेट कर सकते हो। देखो 7 इलेक्ट्रॉन भरना है और पानी वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। देखो कोबाल्ट पे +2 चार्ज है, अगर +3 होता तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता। तो +2 में तो वीक फील्ड है, पेयरिंग नहीं कराएगा। 1 2 3 4 5, अच्छा 5 इलेक्ट्रॉन भर गए तो अब छठे को पेयर कराना है और लोअर एनर्जी वाले में से पेयरिंग कराना शुरू करोगे। तो यहाँ पे छठा इलेक्ट्रॉन आ गया और फिर सातवां इलेक्ट्रॉन आ गया। अब 7 इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर CFSC कैलकुलेट करो, इसका CFSC। अच्छा देखो T2G के 3 इलेक्ट्रॉन और Eg के 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो T2G में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन इंटू पर इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइजेशन कितने से आएगा, -0.4 ऑफ डेल्टा ओ से। तो यहाँ से इसका वैल्यू आ रहा है -0.8 टाइम्स डेल्टा ओ। अब देखो थर्ड केस में कैसे कैलकुलेट करोगे, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 3D6।
अब 3D6 देखो साइनाइड लिगेंड है यहाँ पे, और साइनाइड लिगेंड तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो ये क्या करा देगा, पेयरिंग। जो इलेक्ट्रॉन है 3D6 के, इनको पेयर करा देगा। तो देखो 1 2 3 ऐसे भर लोगे T2G में, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, पांचवा पेयर हो गया, छठा भी पेयर हो गया। तो यहाँ पे पेयरिंग कराने से क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स को फायदा हो रहा है। अब कितने एनर्जी का फायदा हो रहा है, उसी को तो बोलते हैं CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे देखो T2G में 6 इलेक्ट्रॉन है, और पर इलेक्ट्रॉन कितने एनर्जी का फायदा हो रहा है, कितने से एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, -0.4 ऑफ डेल्टा ओ। तो यहाँ से इसका वैल्यू आ रहा है माइनस माइनस आ जाएगा 2.4 ऑफ डेल्टा ओ। फोर्थ में देखो, यहाँ पे कॉपर NH3 का होल फोर्स 2+ है। अच्छा, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है 3D9। और देखोगे तो यहाँ पे लिगेंड क्या है, अमोनिया। और अमोनिया जो है कॉपर 2+ के लिए SFL की तरह काम करता है। तो SFL की तरह काम करेगा, तो फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है। देखो कैसे बनेगा, तो स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग अगर कराएंगे, तो यहाँ पे दो डब्बा नीचे बना लो, दो लाइन, एक हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो देखो होता क्या है, T2 के स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग में इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, नाइन्थ वाला। अब देखो यहाँ पे ये तो 3D का स्प्लिटिंग हो गया, यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा, 4s, और यहाँ पे 4p। तो देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से होता है क्या है, कि ए इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफरेंस हो जाता है, और ये ट्रांसफरेंस होके चला जाता है 4p में। समझे, 4p के किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पे, और ए ऑर्बिटल हो गया खाली, ए वाला जो ऑर्बिटल है वो हो जाता है खाली। अब ऑर्बिटल खाली हो जाने की वजह से क्या होता है, कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन DSP2 हो जाता है, एक D एक S, और दो P के ऑर्बिटल मिलके DsP2 हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं, मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है। समझना, यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे NH3 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 NH3। तो पानी के अंदर देखेंगे तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में मिलता है। तो इसका स्प्लिटिंग एनर्जी फिर कैसे कैलकुलेट करें, यहाँ पे देखो D ऑर्बिटल में बहुत लेवल पे स्प्लिटिंग हो रहा है, समझे, अलग अलग लेवल पे हो रहा है। तो इसको भी क्या करते हैं ना, एज्यूम कर लेते हैं ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, और दूसरा जो लिगेंड है उसको पानी मान लो, H2O। पानी के अंदर ये मान लो दूर से H2O ऐसे बॉन्ड बना रहा होगा, और इसको एज्यूम करके अप्रोक्स आंसर निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट तरीका नहीं है। तो अगर अप्रोक्स ऐसे इसको पानी के अंदर ऑक्टाहेड्रल मान के अगर कैलकुलेट करते हैं, तो इसका स्प्लिटिंग एनर्जी कितना आ जाएगा। और देखो स्प्लिटिंग कैसे कराओगे, ये जितने भी यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल अगर इसको मान के करते हो, तो इसको जो स्क्वायर प्लेनर वाला स्प्लिटिंग है इसको ध्यान मत दो, अलग अलग लेवल पे स्प्लिटिंग में हुआ है, यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो अपने जेई मेंस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको ऑक्टाहेड्रल मान के इजिली सॉल्व कर दो, और इसको सॉल्व करोगे तो पता चलेगा कि इसका स्प्लिटिंग एनर्जी कम आ रहा है। कैसे, देखो यहाँ पे ऐसे ही कर दो, 1 2 3, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करा दो, 4 5 6 7 8 9। तो देखो यहाँ से जो अगर देखेंगे, तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और पर इलेक्ट्रॉन कितने से एनर्जी घट रहा है, -0.4 ऑफ डेल्टा ओ, प्लस Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, और पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी कितने से बढ़ेगा, तो 0.6 ऑफ डेल्टा ओ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -2.4 ऑफ डेल्टा ओ, प्लस 1.8 ऑफ डेल्टा ओ। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 0.6 ऑफ डेल्टा ओ।
तो यहाँ से देखो, ये तरीका तो सही नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ, ये करेक्ट अप्रोच नहीं है। लेकिन अगर जेई मेंस के लेवल पे देखा जाए या एडवांस के लेवल पे, तो अब इसका कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होता है, हर एक डी ऑर्बिटल का अलग अलग स्प्लिटिंग लेवल आता है, तो उतना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं करना होता है। तो अगर यहाँ से देख रहे हो, तो देखो इसका स्प्लिटिंग एनर्जी तो बहुत कम आ रहा है। अब यहाँ पे जो स्प्लिटिंग एनर्जी कम आ रहा है, तो इसीलिए इसको क्या मानेंगे कि इसका स्प्लिटिंग जो थर्ड वाले के केस में स्प्लिटिंग एनर्जी आ रहा है उससे कम है। समझ गए, थर्ड वाला ज़्यादा स्टेबल हो गया। अच्छा, इतना अगर नहीं करना था तो डायरेक्ट ऐसे सोच सकते थे, कोबाल्ट पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ऊपर से साइनाइड क्या है, SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अमोनिया से तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और कॉपर पे यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पे क्या है, ज़्यादा अट्रैक्शन है, ज़्यादा ज़्यादा क्या है, स्टेबिलिटी आएगा, तो ज़्यादा CFSE आएगा। तो यहाँ से भी गेस करके इसको ऑप्शन थर्ड को करेक्ट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, इफ CuH2O का होल फोर्थ 2+ एब्जॉर्ब्स ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर फॉर DD ट्रांजिशन, then the value of octahedral crystal field splitting energy for CuH2O का होल 6 2+ will be। अच्छा, यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया है और बोल रहा है कि ये जो है 600 नैनोमीटर का वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है DD ट्रांजिशन के लिए। देन द वैल्यू ऑफ ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसके लिए अपने को क्या बताना है, डेल्टा ओ। तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, डेल्टा टी मिल जाएगा, और डेल्टा ओ बताना है। तो देखो डेल्टा डेल्टा टी का जो रिलेशन होता है, देखो सबसे पहले डेल्टा टी अगर देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 4/9 ऑफ डेल्टा ओ। तो डेल्टा ओ क्या निकलेगा, 9/4 ऑफ डेल्टा टी। ये रिलेशन तो सबको पता होता है। तो अपना यहाँ पे जो क्वेश्चन में डेटा दिया है, डेल्टा टी के बारे में दिया है, और पूछा है डेल्टा ओ। तो डेल्टा टी कैसे निकलेगा, तो देखो जो भी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ पे जो भी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होगा, और टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग के लिए डेल्टा टी एनर्जी लिख दी है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो DD ट्रांजिशन कर रहा है, तो इस DD ट्रांजिशन के लिए जो इसको रिक्वायर्ड एनर्जी है वो फोटोन से मिल रहा है, और वो फोटोन का वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर। तो उस फोटोन का एनर्जी लिखो, और वही एनर्जी डेल्टा टी के बराबर है, और इस एनर्जी को लिख सकते हैं hc/λ। h का वैल्यू रखो और c का वैल्यू रखो, मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, सॉल्व करके चेक कर लेना। लेमडा का वैल्यू दिया है 600 नैनोमीटर, 10⁻⁹ मीटर लिख लेते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू आएगा 3, हो जाएगा 340 इंटू 10⁻21 जूल। यहाँ पे मैं ऑलरेडी इसका कैलकुलेशन कर लिया हूँ। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो इतना आएगा। अब अपने को कैलकुलेट क्या करना है, डेल्टा ओ। तो डेल्टा ओ कैसे लिखेंगे, 9/4 ऑफ डेल्टा टी का वैल्यू रख दो, तो 9/4 ऑफ डेल्टा टी 340 इंटू 10⁻⁻21 जूल। तो इसका वैल्यू आएगा, इसको डिवाइड करने पे लिख सकते हैं 700, इसका वैल्यू आ जाएगा 766 इंटू 10⁻21 जूल। यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद आएगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सिंपल बनाना होता है तो डायरेक्ट डेल्टा टी का वैल्यू देता है, डेल्टा ओ पूछता है, ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे डेल्टा टी कैलकुलेट करवाया, फिर जाके डेल्टा ओ अपने को निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम में अपने को मिले अप्रैल अटेम्प्ट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स विथ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग विल बी। अच्छा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा किसके लिए होगा? तो देखो, जो लिगेंड है H2O सब में फिक्स है। लिगेंड अगर फिक्स है तो, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखो, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट सब में फिक्स है, +3 है, +3 है। तो लिगेंड भी सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, फिर किससे आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं? जेड इफेक्टिव से। अच्छा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, सेंट्रल एटम का जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ता है। समझे? देखो, मेटल कोई भी है, मान लो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +n है, अगर +n का वैल्यू बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। लेकिन ये भी होता है कि अगर 3D से, देखो 3D से 4D की ओर जाते हैं, 4D से 5D की ओर जाते हैं तो भी तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है ना, टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अगर किसी भी सीरीज में देखोगे, 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। 4D सीरीज में भी जेड इफेक्टिव बढ़ता है, 5D सीरीज में भी लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है। तो जेड इफेक्टिव बढ़ने के वजह से क्या होता है, जो मेटल आयन है या मेटल है और जो लिगेंड है, इसके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। लिगेंड एनायन होता है और जो मेटल आयन होता है वो तो कटायन है, तो इनके बीच बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। ज़्यादा अट्रैक्शन से क्या होता है? ज़्यादा स्प्लिटिंग होता है। देखो, अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है, लेकिन ये तो मेटल कैटायन और लिगेंड जो एनायन है इसके अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज हो रहा है। अब फंस जाता है बेचारा बीच में डी ऑर्बिटल, इस मेटल का जो डी ऑर्बिटल है सब, क्योंकि उसमें तो इलेक्ट्रॉन है, और डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को क्या फील होता है? लिगेंड के साथ रिपल्सन। तो लिगेंड के साथ रिपल्सन होने की वजह से, देखो लिगेंड पे नेगेटिव चार्ज है, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इनमें रिपल्सन होने की वजह से यहाँ पे स्प्लिटिंग होता है और इनका स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ता है। तो देखो, सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी किस में होगा, कैसे पता लगाएंगे? तो देखो, एक क्रोमियम है और ये मोलिब्डेनम है, आयरन है, ऑस्मियम है। तो ये तो अगर देखेंगे पेरियोडिक टेबल में तो क्रोमियम के नीचे आता है मोलिब्डेनम, और आयरन के नीचे आता है रुदेनियम, और उसके नीचे आता है ऑस्मियम। तो ऑस्मियम जो है वो 5D सीरीज का मेटल है। तो 3D से ज़्यादा जेड इफेक्टिव 4D का होगा, 4D से ज़्यादा 5D का, 5D का। तो 3D और 4D के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है, 5D का जेड इफेक्टिव सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑस्मियम के केस में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा लिगेंड और मेटल आयन के बीच। तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा तो मेटल और लिगेंड आयन को तो मज़ा आ रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में उनको दिक्कत होगा, उनका स्प्लिटिंग हो जाएगा। समझे? वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप क्रिएट हो जाएगा। जो डायरेक्टली फेस करेंगे उनका एनर्जी बढ़ जाएगा, और जो डायरेक्टली फेस नहीं करेंगे, जो ऑर्बिटल, उनका एनर्जी घट जाता है, स्प्लिटिंग हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग किस में होगा? फोर्थ वाले में। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग कोबाल्ट कॉम्प्लेक्सेस इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE वैल्यू। यहाँ पे देखो चार कॉम्प्लेक्स दिया है। फर्स्ट में दिया है COF6 3-, तो यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 3D6। अब देखो CFSE कैसे निकालेंगे? तो 6 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6। तो देखो, 3 इलेक्ट्रॉन जो T2G का है, और Eg के 2 इलेक्ट्रॉन से आपस में CFSE कैंसिल हो जाता है, तो T2G में 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। और 1 इलेक्ट्रॉन मतलब पर इलेक्ट्रॉन से CFSE कितना आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन से आएगा -0.4 ऑफ डेल्टा O। बी वाले केस में चेक करोगे तो यहाँ पे देखो, बी के केस में आएगा कोबाल्ट पे 2+, कोबाल्ट पे 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट आया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं आर्गन 3D7। अब देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, और H2O जो है वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसको कैसे फिल करेंगे? विदाउट पेयरिंग। ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन जो है T2G के, Eg के 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाते हैं, इनका CFSE कैंसिल हो जाता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन के बाद जो छठा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सातवां इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कुल मिला के इसी से फायदा हो रहा है। CFSE इसी से आने वाला है, इसी से स्टेबिलिटी आ रहा है। तो CFSE वैल्यू कितना हो जाएगा? CFSE 2 इलेक्ट्रॉन
जो ब देखो तीन तीन T2G के 2 EG से तो कैंसिल हो जाता है। तो T2G में जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो पर इलेक्ट्रॉन इसका स्टेबलाइजेशन कितने से आएगा, -0.4 ऑफ डेल्टा ओ। तो यहाँ से वैल्यू आया -0.8 ऑफ डेल्टा ओ। सी ऑप्शन में देखो, कोबाल्ट पे यहाँ पे 3+ है, कोबाल्ट पे 3+ का मतलब 3D6, और 3D6 लिख दिए। यहाँ पे अमोनिया SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कराएगा, पेयरिंग करा सकता है। तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, पेयरिंग करा देंगे तो 3 पेयर बनेगा, और 3 पेयर बन गया तो CFSC का वैल्यू कितना आएगा, CFSC यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इंटू पर इलेक्ट्रॉन कितने से एनर्जी डिक्रीज हुआ है, -0.4 ऑफ डेल्टा ओ। तो CFSC वैल्यू आ रहा है -2.4 ऑफ डेल्टा ओ। और ऐसे ही देखो कोबाल्ट टीएन का होल थ्राइस 3+, यहाँ पे देखेंगे तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3D6 है। सेम वैसे पेयरिंग कराएगा तो इसका भी CFSC वैल्यू कितना आ रहा है, CFSC वैल्यू आएगा -2.4 ऑफ डेल्टा ओ। तो देखो दोनों जैसे लग रहा है कि सेम आ गया, लेकिन सेम है नहीं। देखो यहाँ पे जो डेल्टा ओ आएगा, इसका जो डेल्टा ओ होगा वो ज़्यादा होगा, इसका डेल्टा ओ ज़्यादा होगा, ये वाला डेल्टा ओ थोड़ा कम होगा। तो ये वाला जो डेल्टा ओ है वो ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा CFSC किस में आएगा, डी में। देखो यहाँ पे चिलेशन भी होता है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है EN, तो इसलिए यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा आएगा, तो ओवरऑल CFSC भी ज़्यादा आएगा। तो सबसे ज़्यादा CFSC किसका होगा, डी का, उससे कम हो जाएगा सी का। और ए और बी में कंपेयर करेंगे तो बी का CFSC वैल्यू ज़्यादा होगा और सबसे कम CFSC हो जाएगा ए का। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा DCBA, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSC ऑफ COF3H2O का होल थ्राइस डेल्टा ओ इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। अच्छा इस बात को याद रखना कि अगर कोबाल्ट पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो पानी मुश्किल से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो पाता है। अगर वीक फील्ड के साथ कंबाइन करके पानी को दे दिया जाए, 3-3 नंबर कर दिया जाए, तो ओवरऑल वीक फील्ड लिगेंड ही की तरह इसको काउंट करना है, वीक फील्ड लिगेंड ही काउंट करना है पानी को। अगर 3-3 के साथ कंबाइन करके दे दिया, अच्छा 4 पानी होता तो फिर स्ट्रांग हो जाता, 4 अगर मोलिक्यूल पानी के होते हैं, 4 लिगेंड पानी होता तो स्ट्रांग फील्ड हो जाता, 5-6 होता तो भी, समझे। यहाँ पे तो खैर क्वेश्चन में दे रखा है कि स्प्लिटिंग एनर्जी कम है। तो अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोबाल्ट पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 3D6, इलेक्ट्रॉन भरो, 6 इलेक्ट्रॉन भरने के विदाउट पेयरिंग इसमें भरना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन भर लिए, चौथा पांचवा छठा तो पेयर ही होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन भर लिए। यहाँ से देखो CFSC कैलकुलेट करना है तो एक्स्ट्रा पेयर बनाए हो क्या, यहाँ पे एक्स्ट्रा पेयर, तो चेक करो यहाँ पे, अगर डिजनरेट ऑर्बिटल होता तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरते, 1 2 3 4 5, छठे को पेयर कराना पड़ता। और यहाँ पे स्प्लिटिंग के बाद भी देख रहे हो तो एक ही पेयर हो पा रहा है, तो एक्स्ट्रा पेयर बना है क्या कोई, पहले भी डिजनरेट में एक पेयर था और स्प्लिटिंग के बाद भी एक पेयर है, तो कोई भी एक्स्ट्रा पेयर नहीं बना है। मीन्स पेयरिंग एनर्जी वाला टर्म जीरो हो जाएगा, एक्स्ट्रा पेयर है ही नहीं। और देखो 3 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन का स्टेबलाइजेशन CFSC कैंसिल हो जाता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है T2G में, तो CFSC वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, CFSC वैल्यू डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से देखो एक ही इलेक्ट्रॉन कोई ज़्यादा हो रहा है, तो -0.4 ऑफ डेल्टा ओ आ जाएगा, इसका डायरेक्ट आंसर आ गया, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ टाइटेनियम H2O का होल 6 3+ shows a single broad peak with a maximum at 20,300 semi-inverse.
द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSC ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन इन किलोजूल पर मोल। तो यहाँ पे देखो, जो टाइटेनियम का जो कॉम्प्लेक्स है वो सिंगल ब्रॉड पिक शो करता है। और किस पे? तो यहाँ पे वेव नंबर दिया है, जो लाइट गिर रहा होगा इस पे, उसका वेव नंबर दिया है यहाँ पे। इस वेब नंबर पे सिंगल ब्रॉड पिक शो करता है और बोल रहा है CFSC बताओ। तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा? यहाँ से अपने को मिलेगा ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग एनर्जी, और फिर इसके हेल्प से हम लोग CFSC कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले डेल्टा ओ कैसे निकलेगा? डेल्टा ओ देखो, डेल्टा ओ का वैल्यू यही है 20,300 सेमी इनवर्स, अगर वेवलेंथ के टर्म में बात करें तो, सॉरी वेव नंबर के टर्म में बात करें तो। और इसको लिख सकते हैं 20,300 इंटू 1 सेमी इनवर्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं 83.7 से डिवाइड कर दो इधर, तो लिख सकते हैं 1/83.7 किलोजूल मोल इनवर्स। अब इसको डिवाइड करने के बाद अप्रोक्स इसका वैल्यू आएगा 242.5 किलोजूल मोल इनवर्स। अब जो टाइटेनियम 3+ का कॉम्प्लेक्स है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो टाइटेनियम पे 3+ है, तो हो जाएगा 3D1। और इसको ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग करके इलेक्ट्रॉन भरो तो T2G में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो यहाँ पे CFSC का वैल्यू कितना आ जाएगा? पर इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइजेशन आएगा -0.4 ऑफ डेल्टा ओ। तो यहाँ से -0.4 ऑफ डेल्टा ओ का वैल्यू रखो 242.5 किलोजूल पर मोल। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद इसका वैल्यू आएगा 97 के अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगा, ये माइनस में रहेगा, किलोजूल पर मोल। तो यहाँ से आंसर आ गया 97। तो इसका CFSC वैल्यू कितना होगा? 97। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है पैलेडियम फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड 2- has n number of geometrical isomers, then the spin only magnetic moment and crystal field stabilization energy of FeCl6 n-6 respectively are, ignore the pairing energy। अच्छा, यहाँ पे देखो, अपने को एक कॉम्प्लेक्स दिया है और बोल रहा है जितना इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा उसका वैल्यू है n, और अपने को बताना है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट एंड CFSC का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले देखो, एक किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है? MABCD, चारों लिगेंड डिफरेंट है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे टोटल 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं, टोटल 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अच्छा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाले टॉपिक में इसको पूरा कवर करेंगे। तो देखो यहाँ पे कैसे बना सकते हैं 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो AB को एक बार शीर्ष पे रखो, समझ गए? शीर्ष मतलब 90 डिग्री के एंगल पे। फिर AC को एक बार 90 डिग्री के एंगल पे रखो, फिर AD को एक बार 90 डिग्री के एंगल पे रखो। तो यहाँ पे AB तो रख दिए, फिर AC रख सकते हैं, फिर AD रख सकते हैं, AD। तो देखो ऐसे करके अपने को 3 इसके क्या मिल जाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अच्छा, ए बी को यहाँ पे रखा तो बाकी बचा हुआ सी डी यहाँ रख सकते हो। ए सी यहाँ रखे तो बी डी यहाँ रख दो कहीं पर भी, ए डी यहाँ रखे तो बी सी यहाँ रख दो। तो 3 जी आई तो अपने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से एन का वैल्यू पता चल गया 3 है। अब देखो एन का वैल्यू 3 रखोगे तो यहाँ से क्या आएगा -n, मतलब 3 - 6, तो -3 आने वाला है। तो इस आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकाल सकते हैं। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +3, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 3D5। तो देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड साइनाइड है, साइनाइड क्या कर देगा? पेयरिंग करा देगा। पेयरिंग करा देगा तो 5 इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग कराने के बाद अपने को एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो यहाँ पे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू चेक करोगे तो देखो n+2 फॉर मैग्नेट्रॉन लिखते हैं, तो n का वैल्यू है 1, तो इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आएगा √3 Bm या फिर 1.73 Bm।
तो आंसर तो अपने को बन गया यहीं से, समझे। अगर इसका सी एफ एस सी कैलकुलेट करते, तो सी एफ एस सी कैलकुलेट करने के लिए देखो पांचों इलेक्ट्रॉन T2G में है, तो पर इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइजेशन कितने से आएगा, पांच तो इलेक्ट्रॉन है, और पर इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइजेशन आएगा -0.4 ऑफ डेल्टा ओ से। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो -2 ऑफ डेल्टा ओ आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE ऑफ FeH2O का होल 6Cl2 एंड K2NiCl4 रेस्पेक्टिवली आर। तो यहाँ पे देखो आयरन 2+, यहाँ पे देखेंगे तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन 2+, और इसमें है Na2+। आयरन 2+ जो है ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स का सेंट्रल एटम है, तो यहाँ पे ऑक्टाइडल स्प्लिटिंग करा दो। और इस केस में देखेंगे तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है 3D के साथ वीक फील्ड लिगेंड। तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग कराएंगे तो 2 ऑर्बिटल नीचे होंगे और 3 ऑर्बिटल ऊपर। अब देखो आयरन 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3D6 है, तो इसमें क्या करते हैं, देखो वीक फील्ड लिगेंड है पानी, तो विदाउट पेयरिंग इलेक्ट्रॉन भरो। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, पेयरिंग नहीं कराना है यहाँ पे। तो देखो 5 हो गया, 6 हो गया, ये वाला 6 इलेक्ट्रॉन 6 वाला पेयर करेगा ही। तो यहाँ पे जो CFSE वैल्यू आएगा, T2G के 3 इलेक्ट्रॉन और EG का 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल कर देगा CFSE वैल्यू। तो T2G का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जिसके वजह से CFSE आएगा -0.4 ऑफ डेल्टा ओ। और निकल 2+ में देखेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन भरो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3D8 आर्गन 3D8। तो 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पेयरिंग यहाँ पर भी नहीं कराना है। 5 हो गया, 6, 7, 8। तो देखो यहाँ पे देखेंगे ना, तो पर इलेक्ट्रॉन अगर इसको बोलते हैं E और इसको बोलते हैं T2, तो E में पर इलेक्ट्रॉन जो स्टेबलाइजेशन आता है वो -0.6 ऑफ डेल्टा टी होता है, और T2 में जो डिस्टेबलाइजेशन आएगा पर इलेक्ट्रॉन वो होता है 0.4 ऑफ डेल्टा टी। तो यहाँ से CFSE कैलकुलेट करो, CFSE वैल्यू। तो इजी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू पर इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइजेशन आ रहा है -0.6 ऑफ डेल्टा टी, प्लस इजी में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देखो इजी में 4 इलेक्ट्रॉन इजी में भी है, और पर इलेक्ट्रॉन डिस्टेबलाइजेशन आएगा 0.4 ऑफ डेल्टा टी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा -2.4 ऑफ डेल्टा टी प्लस 1.6 ऑफ डेल्टा टी। तो यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो आएगा -0.8 ऑफ डेल्टा टी। तो यहाँ पे CFSE वैल्यू इसका आ गया, CFSE वैल्यू आया -0.8 ऑफ डेल्टा टी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ ए मेटल आयन M3+ with 4 monodentate ligand L1, L2, L3 and L4 absorbs wavelengths in the region of red, green, yellow and blue respectively. The increasing order of ligand strength of the 4 ligands is। तो देखो ये जो मेटल आयन है वो 4 डिफरेंट लिगेंड से कनेक्ट है, मतलब कॉम्प्लेक्स बनाया है, 4 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स बना है, और जो कलर एब्जॉर्ब कर रहा है उसको भी दे दिया है। तो अपने को लिगेंड का स्ट्रेंथ बताना है। देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर देखेंगे, तो अगर मान लो उसका डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हो गया, मैं ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स ले रहा हूँ, मान लो ऑक्टाइडल ले लिए, टेट्राइडल भी ले सकते हैं कोई सा भी। तो ऑक्टाइडल स्प्लिटिंग में यहाँ पे देखेंगे T2G और इजी सेट बन जाता है, और यहाँ पे आता है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा ओ। तो अगर T2G या इजी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है तो क्या करता है, ये डी ट्रांजिशन करता है। तो अगर T2G में कोई इलेक्ट्रॉन है तो इसको डी ट्रांजिशन करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलेगा, लाइट से, सनलाइट से एनर्जी मिलता है।
और सनलाइट का जो एनर्जी होता है वही एनर्जी एब्जॉर्ब करके इजी में जंप करेगा। तो कौन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, लो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा कि हाई एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, किस बात पे डिपेंड करेगा, इस स्प्लिटिंग एनर्जी पे। जितना ज़्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी होगा उतने ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का, या बोलो उतने ज़्यादा एनर्जी का लाइट एब्जॉर्ब करेगा। तो देखो, ए स्प्लिटिंग एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, क्योंकि मेटल आयन तो सबके लिए कॉमन है, सेम है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड होगा, डेल्टा ओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। तो जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड होगा उतना ज़्यादा एनर्जी का लाइट एब्जॉर्ब करेगा, या उतना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का लाइट एब्जॉर्ब करेगा बोल सकते हैं। तो जो लिगेंड है L1, L2, L3, L4, ये किस कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, जो L1 है वो रेड कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, और जो L2 है ग्रीन कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, L3 जो है येलो कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, और L4 जो है वो ब्लू कलर एब्जॉर्ब कर रहा है। और अपने को पता है जो एनर्जी का ऑर्डर होता है डिफरेंट कलर्स में, वो होता है विबग्योर, VIBGYOR, ये हो गया विबग्योर। तो इधर की ओर जाते हैं रेड टू वॉयलेट, तो एनर्जी इंक्रीजेस, एनर्जी इंक्रीज होता है। तो देखो, सबसे ज़्यादा एनर्जी का जो जो सबसे ज़्यादा एनर्जी का लाइट एब्जॉर्ब करेगा उस केस में स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा होगा। समझ गए, स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है, मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला किस केस में एब्जॉर्ब हो रहा है, कौन सा कलर है। तो देखो, यहाँ पे चेक करेंगे तो सबसे ज़्यादा एनर्जी का ब्लू जो कलर है, इन चारों कलर में सबसे ज़्यादा एनर्जी का कलर कौन है, ब्लू। तो ब्लू का एनर्जी सबसे ज़्यादा है, मीन्स इस केस में स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा रहा होगा। स्प्लिटिंग ज़्यादा रहा होगा मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किस लिगेंड का हो गया, L4 का। उससे कम, तो उससे कम कैसे पता चलेगा, अब ब्लू से कम एनर्जी किसका है, ब्लू से कम एनर्जी है ग्रीन का। देखो, ब्लू से कम एनर्जी किसका है, ग्रीन का। ब्लू से कम एनर्जी किसका है, ग्रीन का। तो ग्रीन वाला, जो ग्रीन कलर को जो कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब कर रहा है, उस केस में जो लिगेंड है L2 वो थोड़ा वीकर होगा, उसका स्ट्रेंथ थोड़ा वीक होगा एज कंपेयर टू L4। अब देखो, ग्रीन से कम एनर्जी कौन सा लाइट का है, तो वो है येलो। मतलब जो येलो कलर का जो कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्प्शन कर रहा है उसका स्ट्रेंथ थोड़ा और कम होगा, मतलब L3 का स्ट्रेंथ और कम होगा। और जो सबसे कम एनर्जी का कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, रेड कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, इस केस में लिगेंड का स्ट्रेंथ बहुत कम होगा, तो स्प्लिटिंग भी कम होगा, कम एनर्जी एब्जॉर्ब करके ट्रांजिशन हो सकता है, मीन्स L1 का स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। तो करेक्ट ऑर्डर ये बना, और कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, L4, देन L2, L3, L1, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। चलो, आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को देखेंगे कैसे एकदम इजीली कर सकते हैं। चलो, थैंक यू।